नमस्कार दोस्तों, आपको प्रियंका स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी बहुत मज़ेदार है। मैं दावा करता हूँ दोस्तों, ये कहानी पूरी ज़रूर सुनिएगा। अगर अच्छी ना लगे तो मेरे चैनल को ऑन सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो भी डिसलाइक कर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्रतिमा पिछले कई दिनों से गुमसुम थी। बैंक से घर पहुंचने पर पहले वाली लहक चहक मानो बैंक के लॉकर में छोड़कर आती हो। बिस्तर पर लेटे रहना, कमरे से बाहर न निकलना, एक दो रोटी खाकर थाली छोड़कर उठ जाना, हर दम खामोशी अख्तियार रखना। पति संजय ने प्रतिमा के चेहरे पर की घुटन पढ़ ली। क्या बात है प्रतिमा, आजकल तुम बहुत उदास रहती हो। संजय प्रतिमा के बराबर सोफे पर बैठ गए। कुछ नहीं, बस यूं ही, प्रतिमा ने टीवी का रिमोट उठाते हुए खिन्नता से कहा। बस यूं ही का क्या मतलब? मैं भी तुमको 4 साल से जानता हूँ, तुम ऐसे तो कभी नहीं रहती थी। संजय ने प्रतिमा का चेहरा अपनी तरफ घुमाकर पूछा। प्रतिमा बोली, संजय, मैं शांति को काम से निकालना चाहती हूँ। क्यों, क्या किया शांति ने? संजय ने सशंक पूछा। संजय, शांति ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसको बताया जा सके। बस यूँ समझिए कि मेरे और मेरे बेटे के बीच शांति एक दीवार बन गई है और मैं चाह कर भी शांति को पार नहीं कर पा रही। प्रतिमा, इसका मतलब यह कि शांति को तुम सिर्फ इसलिए काम से निकालना चाहती हो क्योंकि वो हमारे बच्चे को बहुत प्यार करती है? हाँ, प्रतिमा ने संक्षिप्त किंतु दृढ़ता से अपनी बात रखी। लेकिन इसमें बुराई ही क्या है प्रतिमा? यही ना कि शांति बाबू को बिल्कुल अपने ही बेटे की तरह समझती और मानती है। संजय के स्वर में पूर्ववत हैरानी थी। हाँ, शांति में यही एक बुराई है कि वो बाबू को बिल्कुल अपने ही बेटे की तरह समझती और लगाव रखती है। देखिए, मैं यह भी जानती हूँ कि मैं एक गलत बात के लिए जिद कर रही हूँ, लेकिन मैं रोज शांति से हार नहीं सकती। ठीक है कि मैं मजबूर हूँ, नौकरीशुदा होने के कारण मेरे पास उतना वक्त नहीं रहता कि अपने बेटे पर खर्च कर सकूं। लेकिन पैसा और नौकरी इतनी बड़ी भी चीज़ नहीं कि मेरा ही बेटा आया की गोद से मेरे गोद में न आए। आपको क्या पता, सुबह जब शांति के आने का वक्त होता है तब बाबू पूरे 1 घंटे पहले से दरवाजे पर टकटकी लगाकर देखता है, और जब मैं बैंक से वापस घर लौटती हूँ तो उसको अपनी गोद में लेने के लिए मुझे आधे घंटे चिरौरी करनी पड़ती है। कहते कहते प्रतिमा की आंख भर आई। सोचिए, मैं उसे अपना दूध पिलाती हूँ लेकिन 10 सेकेंड भी वह चैन से दूध नहीं पीता। मेरी गोद से पलट पलट कर अपनी दाई अम्मा को निहारता है। उसके भीतर यह डर बैठा रहता है कि उसकी दाई अम्मा कहीं अपने घर न चली जाए। शांति जब हंसते हुए दौड़कर वापस आती है और बाबू को अपने गले से लगाती है तो मैं खुद को बहुत हारी हुई महसूस करती हूँ। उस वक्त शांति के चेहरे की हंसी जैसे मुझे चिढ़ा कर कह रही हो कि तुम केवल पैसा कमाओ, तुम्हारे बेटे को मैंने कमा लिया मालकिन। उस वक्त मुझे लगता है कि नौकरी, पैसा सब बेकार है। देखो प्रतिमा, मैं तुम्हारे प्रेम और भावनाओं को खूब समझ रहा हूँ, लेकिन यह भी समझो कि शांति के अपनी तो कोई संतान है नहीं। वह बाबू में ही अपने ममत्व की कमी पूरा करती है, और अभी अपना बाबू 16 महीने का ही तो है। जब थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ी और समझ आएगी, स्कूल जाने लगेगा, तब खुद ब खुद शांति का साथ छूट जाएगा। छोड़ो, दिल न छोटा करो, चलो अब खाना निकालो। प्रतिमा बोली, तब तक तो मैं घुटकर मर जाऊंगी। अब या तो मैं अवैतनिक अवकाश लूंगी या शांति को बाबू से दूर करूंगी। दोनों पर विचार कर लीजिए, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। प्रतिमा अपनी जिद पर अडिग थी।
दोनों कठिन है। अब संजय के स्वर में चिंता के भाव थे। चलो देखता हूँ। संजय ने फौरी तसल्ली देने का प्रयास किया और उठकर बेसिन की तरफ चल दिए। जो भी हो, सुबह तक फैसला कर लीजिए, प्रतिमा ने अपनी बात पर जोर देकर कहा। चलो मान लिया कि शांति को हटा देते हैं, लेकिन फिर कौन देखेगा बाबू को? तुम्हें तो मालूम ही है कि आज के समय में इतनी जल्दी आया नहीं मिलती, और मिल भी जाए तो क्या गारंटी है कि वह बेहतर देखभाल करे। संजय बेसिन पर हाथ धोते वक्त प्रतिमा की तरफ मुंह घुमाकर बोले, मैंने एक दूसरी आया से बात कर ली है। प्रतिमा ने नजर दूसरी तरफ फेरते हुए कहा, जब तुमने पहले से ही फैसला कर रखा है, नई आया तक से बात कर ली है, तो फिर मुझसे पूछने की जरूरत ही क्या? संजय झुंझला कर तौलिया बिस्तर पर फेंकते हुए कमरे से बाहर निकल गए। देखिए, मैं पिछले 4 महीने से अंदर ही अंदर घुट रही हूँ और मुझे अब इस पर कोई बात भी नहीं करनी, प्रतिमा ने चीखते हुए कहा। कमरे के अंदर बात करना और शांति से काम छुड़वाना, इन दोनों बातों में बहुत फर्क था। वह इसलिए कि शांति ने काम की सभी शर्तों पर सबका दिल जीता था। अपराध बस इतना था कि उसने माँ और आया के प्रेम के अंतर को ख़त्म कर दिया। उसने अपनी सीमा का उल्लंघन किया। शांति को हर कीमत पर असली माँ से 2 कदम पीछे खड़ा होना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी पूरी दुनिया 16 महीने के देव में देखी। वह यह भूल गई कि माँ बनने के लिए प्रसव पीड़ा झेलनी होती है, सालों छाती से अमृत गंवाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बच्चा गोद में रख लिया और माँ बन गई। आज की सुबह शांति को छलने वाली थी। अपना काम निपटाकर लल्ला के घर पहुंचने पर देखा कि उसके लल्ला को कोई दूसरी औरत वाकर में टहला रही है। बाबू शांति को देखते ही वाकर से छलांग लगाकर निकलने के लिए जुगत लगाने लगा। अपनी दाई अम्मा को देखकर उसके मुंह के दोनों कोरों के बुलबुले छूटने लगे। शांति के कदमों की रफ्तार अपने लल्ला को देखकर खुद ब खुद बढ़ गई। तभी बरामदे से आवाज आई, शांति। जी मालिक। शांति ठिठक कर रुक गई। बैठो। संजय ने तख्त पर बैठने का इशारा किया, लेकिन शांति चुपचाप खड़ी ही रही। कुछ क्षण तक स्वयं को यथासंभव कठोर बनाने की कवायद के बाद संजय ने पूछा, शांति, क्या तुम अपने लल्ला के बिना रह सकती हो? इस प्रश्न पर शांति स्तब्ध सी रह गई। उसने बिन कुछ पूछे ही बहुत कुछ समझ लिया। उसने डबडबाई आंखों से मालिक को देखा और पूछा, मालिक, लल्ला के देखभाल में कोई कमी हो गई क्या मालिक? नहीं शांति, तुम एक माँ से बढ़कर हो, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे लल्ला के प्रेम से तुम्हारी मालकिन डरती है। वो हार गई। उन्हें लगता है कि बाबू अब सिर्फ अपनी दाई अम्मा का हो गया। संजय अब नजर चुरा रहे थे। झूठो डेरात है मालकिन, मेरा लल्ला तो साल बाद खुद जान लेगा कि नौकरानी और महतारी में क्या फ़र्क होता है। मालिक, मेरे लल्ला को सब नहीं संभाल पाएगा। शांति ने विनती मुद्रा में अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। शांति, अब कुछ न बुलवाओ। यह मुझे और तुम्हारी मालकिन दोनों को मालूम है कि तुम जिस प्रेम और लगाव से अपने लल्ला का देखभाल करती हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा लल्ला तुम्हारे प्यार में इतना बिगड़ चुका है कि कोई दूसरा तुम्हारे लल्ला को संभाल भी नहीं पाएगा। देखना, बहुत जल्द खुद तुम्हारी मालकिन तुम्हें बुलाने जाएगी। अंत में संजय बात को थोड़ा खुशनुमा बनाने के लिए मुस्कुराए। मालिक, लल्ला बस कहने के लिए मेरा है, असली तो आप लोगों का ही है। अब जब आप ही मना कर रहे हैं तो कौन मुंह से? आधी बात मुंह में छोड़कर रोते हुए शांति गेट से बाहर हो गई। न तो इतना आसान था शांति का घर से निकलना, और न तो नई आया का उसके लल्ला के दिल में जगह बना पाना। जो भी था,
सिर्फ एक जिद और ममता की प्रतिस्पर्धा थी बस। शांति ने घर आना छोड़ दिया, लेकिन उसे गेट तक आने से उसे कोई रोक सकता था भला? नहीं। नई आया के लिए भी कठिन था बच्चे को संभालना, और आसान था बच्चे को एक बार गेट तक ले जाना और उसके दाई अम्मा के हाथ से दूध पिलवाना, खाना खिलवाना, साथ ही दोनों के प्रेम को देखकर बहुत कुछ समझना, सीखना और महसूस करना। लेकिन अचानक एक दिन प्रतिमा अपनी ड्यूटी खत्म होने से पहले घर आ गई। देखा कि शांति बाबू को अपने गोद में लेकर गिलास से दूध पिला रही है। गेट पर प्रतिमा ने न तो शांति से कुछ कहा और न ही एक क्षण ठहरी, लेकिन अगले दिन से नई आया का गेट पर आना बंद हो गया और शांति ने दिल पर पत्थर रखकर अपने को अपनी मड़ई में कैद कर लिया। अब दोस्तों, दाई अम्मा यानी कि शांति के बारे में जान लीजिए। 12 वर्ष पहले गांव से शहर आई थी शांति। पति शहर में रिक्शा चलाता था और महीने 2 महीने पर कमा कर गाँव पहुँचता। शादी के 2 वर्ष तक जब कोई बच्चा नहीं हुआ तो शांति के सास ने शांति को अपने बेटे के साथ शहर भेज दिया। शहर में अच्छे डॉक्टर भी मिल जाएंगे और पति के साथ रहना भी। शहर में अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाया। पति की आधी कमाई दवा, इलाज और टेस्ट में खर्च हो गई। पास पड़ोस के बाबा, मौलवी सबको दिखाने बावजूद घर में किलकारी ना गूंजी। अब 2 जनों में काम ही कितना। सुबह खाना बनाने खिलाने के बाद पूरा दिन पहाड़ जैसा लगता था शांति को। कोई कितना इस दरवाजे से उस दरवाजे बैठकर समय बिताएगा भला? घर में एक बच्चा ही होता तो पूरा दिन ही कम पड़ जाता। लेकिन प्रभु की जैसी मर्जी। यह संजोग ही था कि किसी से पूछते पूछते प्रतिमा शांति तक पहुंची और अपने बेटे के देखभाल के लिए शांति से चिरौरी करने लगी। शांति के लिए पैसे से ज़्यादा ज़रूरी था उसके समय का कट जाना और बच्चे में अपने बच्चे की झलक देख लेना। शांति ने लल्ला के साथ लगभग 1 साल गुजारा था, लेकिन उसके बिन अब एक दिन गुजारना सदी जैसा था शांति के लिए। मड़ई में खाना बनाने के बाद केवल धुआं ही धुआं उठता, थोड़ा चूल्हे से और ढेर सारा शांति के दिल से। पूरा दिन शांति की आंखें आंसुओं से तर रहती थी। नियति की क्रूरता ने मंझधार में फंसी नौका की पतवार भी छीन ली थी। वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं। घाव भरता नहीं तो भी दर्द की आदत पड़ जाती है। वक्त के साथ देव स्कूल जाने लगा। आया की ज़रूरत खत्म हो गई। अब वह अपनी माँ के ही पास रहता था। दाई अम्मा भी आने जाने लगी। अब प्रतिमा को शांति से कोई डर या शिकायत भी नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि दाई अम्मा अब बहुत पीछे छूट चुकी थी। बड़ा होने पर देव अपनी माँ और दाई माँ के अंतर को समझ चुका था। वह यह भी जान चुका था कि गरीबी न होती तो शायद वह न बन पाती उसकी दाई अम्मा। इसलिए हर तीज त्योहार पर उसकी दाई माँ को भी कुछ मिले इसकी पैरवी करता था देव। 9वीं से 12वीं तक साइकिल से स्कूल जाना और रोज रास्ते में अपनी दाई अम्मा की मड़ई के सामने रुकना देव की नियमित दिनचर्या थी। दाई माँ द्वारा बाहर खटिए पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा, रोज अपने खुरदरी अंगुलियों से उसके गालों का सहलाना, बालों को प्रेम के स्पर्श से बिगाड़ना दाई माँ का रोज का काम था। एक अदृश्य डोर बंधी थी जिसे कोई माझा काट नहीं सकता था। दाई माँ ने कभी भी अपने घर का अपने लल्ला को कुछ न खिलाया। डरती थी कि कहीं कुछ नुकसान कर दिया तो क्या जवाब देंगे मालिक मालकिन को। ऐसा नहीं कि देव की मम्मी इस बात से अनभिज्ञ थी, लेकिन अब न तो वैसी शिकायत थी और न ही भय। 26 वर्ष की उम्र में देव दिल्ली की एक बड़ी फर्म में नौकरी पा गए
और उसी वर्ष उसका विवाह भी हुआ। देव के विवाह में फिर एक बार दाई माँ की तरह हर रस्मों में दिखी। पूरी जिम्मेदारी दाई माँ ने अपने कंधे पर ले रखी थी। अपने लल्ला की शादी में एक हफ्ते से नाच गाने में मशगूल दाई माँ अपनी सारी कसर पूरी कर ली। जब देव की दुल्हन तुलिका ने दाई माँ के पैर छुए, उस वक्त उसे जरा सा भी न लगा कि उसके अपनी संतान की बहू नहीं है। नौकरी से जब भी देव घर लौटा, हर बार उसके बैग में एक छोटा सा पैकेट जरूर रहता, जिससे उसकी दाई अम्मा की ज़रूरतों के सामान होते। साबुन, तेल, टूथपेस्ट, साड़ी, स्वेटर। प्रतिमा बैग खोलते ही जान जाती कि यह उसके दाई अम्मा का पैकेट है। वह मुस्कुराकर पैकेट अलग कर देती। दाई अम्मा पैकेट पाकर अनगिनत आशीर्वाद देती और पूरे मोहल्ले को दिखाती कि अब की मेरा लल्ला यह लाया मेरे लिए। देव ने डिलीवरी के समय तुलिका को उसके मायके भेज दिया। बेटा हुआ। दोनों घरों में मिठाइयाँ बटी। देव ने अपनी दाई अम्मा को उसके घर जाकर अपने हाथ से मिठाई खिलाई। दाई अम्मा का चेहरा चमक उठा कि वो दादी बन गई। पूरे मोहल्ले में दौड़ दौड़ कर सबको जता दिया कि मैं दादी बन गई। जब तुलिका की विदाई का वक्त आया, देव दिल्ली से सुबह ही घर आया। चाय पीने के बाद प्रतिमा से बोला, मम्मी 4 महीने हो गए तुलिका को मायके गए। बाबू भी 3.5 महीने का हो गया। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। अभी तुम्हारी रिटायरमेंट के 2 साल बचे हैं। तुम नौकरी पर रहोगी तो बच्चे को कौन थामेगा। यहाँ घर पर भी खाना, कपड़ा, तमाम जिम्मेदारियां है। उधर दिल्ली में अकेले छोटे से बच्चे के साथ रहना और संभालना बेहद कठिन। प्रतिमा चुपचाप देव की चिंता महसूस कर रही थी, जैसे वो खुद देव के लिए परेशान थी। एक बार अपनी दाई अम्मा से बात कर जरा, प्रतिमा ने देव के माथे पर हाथ रखकर कहा, मम्मी, दाई अम्मा तुम्हारी उस बात से अभी भी दुखी रहती है। मुझे नहीं लगता वो तैयार होगी। क्या कहूँ बेटा, उसकी शिकायत और दुख बिल्कुल वाजिब है, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि वो तेरी बात कभी नहीं टालेगी। अच्छा चल, शाम को तेरे साथ मैं भी चलती हूँ शांति के पास। पहले तू बात करना, फिर मैं अपनी कहूँगी। शाम को टहलते हुए देव और प्रतिमा शांति के घर की ओर निकले। शांति के घर से 50 मीटर दूर ही देव की मम्मी ठहर गई और अकेले देव को शांति के घर भेजा। देव घर की चौखट पर पहुंचकर, अम्मा, ए अम्मा, लल्ला कब आया रे? अंदर मड़ई और हृदय दोनों से आवाज गूंजी। आज सुबह आया हूँ अम्मा। शांति कमरे से बाहर आ चुकी थी। अपने लल्ला से गले लिपटकर उसे सामने रखी खटिया पर बिठाने ले गई। दुबला हो गया है रे लल्ला। वैसा ही तो हूँ अम्मा, तू तो हर बार केवल मेरा वजन ही तौलती है। देव ने मुस्कुरा कर दाई माँ को थपकी दी। मेरी बहुरिया कब आएगी? अभी तक मैं अपने नाती को भी नहीं देख पाई। तुम बुलाती नहीं हो अम्मा, तो मैं क्या करूं? हम कब रोके रे झूठा? अम्मा ने दोनों हाथ से देव को ढकेलते हुए कहा। अच्छा, अब तू ही बता अम्मा, यहाँ कौन देखने वाला है? मम्मी अभी नौकरी पर है, पापा भी बीमार ही रहते हैं, मैं दिल्ली में हूँ, तेरा नाती भी बहुत छोटा है। अम्मा, अब की नई लड़कियाँ इतने ढंग से बच्चा भी नहीं संभाल पाती। ऐसा नहीं है रे, मुझको देख, मेरी तो कोख भी नहीं भरी, तब भी तुझे अच्छे से संभालती थी मैं। अम्मा, तू अपनी बात ना कर, तू तो दुनिया से अलग है। अम्मा, एक बात कहूँ? बोल लल्ला। मेरी वाली कसर मेरे बेटे में पूरी कर लेना। देव ने थोड़ा डरते हुए कुछ संकोच से कहा। लल्ला, तेरे लिए बहुत रोई है तेरी अम्मा, अब दोबारा न रोने वाली। कल को तेरी भी बहू कहे कि मैं तेरा बच्चा हड़पना चाहती हूँ। अम्मा गंभीर हो गई।
तो इसमें झूठ क्या है अम्मा? हड़प तो लिया तुमने अपने लल्ला को। देव दाई माँ को गले में हाथ डालकर झूल गया। तेरी मम्मी क्या बोल रही थी? मम्मी ने ही तेरे पास भेजा है अम्मा। मालकिन ने मुझे बहुत रुलाया है रे लल्ला। मैं कह तो रहा हूँ, फिर से जी भर कर हंस ले अम्मा। मैं चाहता हूँ कि मेरा लल्ला भी तेरी महक पाकर तुझे ढूंढता रहे मेरी तरह। अम्मा थोड़ी सी चुप थी, अचानक बोली, लेकिन जान ले तेरे जितना अब ख्याल न होगा मुझसे। अम्मा ने घूरते हुए कहा, यह तेरे बस का नहीं अम्मा। देव ने चुटकी ली। काहे नहीं है मेरे बस का? मेरा बाबू बिल्कुल मेरी सूरत का है, देख कर फिर तेरा लल्ला याद आ जाएगा। यह कहते हुए देव ने आगे बढ़कर अपनी माँ को आवाज लगाई, मम्मी। मालकिन को देखकर शांति खाट पर से उठकर खड़ी हो गई। आइए मालकिन बैठिए। और देव को घूरते हुए बोली, झूठा, मालकिन को साथ लाकर हमको नहीं बता रहा। कैसी हो शांति? देव की मम्मी ने शांति के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। अपना क्या है मालकिन, जिंदगी जैसे तैसे कट रही है। शांति, तुझसे बहुत शर्म लगती है मुझे। प्रतिमा शांति को पकड़कर नजर झुकाकर बोली, काहे की शर्म मालकिन? बेटा आपका, हम ठहरे नौकरानी, मालिक मालकिन की बात तो मानना ही था। लेकिन अगर हम ये जानते कि इतना प्यार करने पर आप हमारे लल्ला से अलग कर देंगी तो हम तनिक कम माने जाने होते मालकिन। हम अलग कहाँ कर पाए शांति, तेरा लल्ला अब भी तेरा उतना ही है जितना मेरा। और तू क्या समझती है कि तुझे निकालने के बाद मुझे मामूली सुनना पड़ा? इसके पापा मुझसे महीनों बात नहीं किए, जिसने सुना सबने मुझे ताने मारे। शांति, मेरी इतनी हिम्मत कभी नहीं हुई कि मैं तुम्हें मना कर ले जा सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि किसी माँ से उसका बच्चा छीनना कितना कठिन है। मैं उस दिन भी तुझसे नज़र नहीं मिला पाई जिस दिन गेट पर देव को दूध पिला रही थी। मैं तेरी ममता से हारी हूँ शांति, मेरे ऊपर तेरी ममता बकाया है। उस आधे को तू देव के अंश में पूरा कर ले। मुझे पता है कि तू फिर जीतेगी। देव का लल्ला तुझे ही दादी समझेगा। इतना कहते ही देव की मम्मी फफक कर रो पड़ी। शांति भी मालकिन को पकड़कर रोते हुए सिर्फ इतना बोली, मालकिन, हमारे जिंदगी में केवल एक ही फूल है, वो है हमारा लल्ला। अपने नाती को हम न देखेंगे तो दूसरा कौन देखेगा मालकिन? तो दोस्तों, उसके बाद देव के बच्चे को भी वही शांति दाई अम्मा पाली पोसी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय और लव यू।